हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम 10th क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और हमने अभी तक उसकी 3 केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। पहली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दूसरी मेटल रिएक्ट विद वाटर और तीसरा मेटल रिएक्ट विद अदर सॉल्ट्स। तो आज हमने क्या डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ही मेटल की जो एक रह गई थी। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ये केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं हम, ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आपने टॉपिक को फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में वीडियोस में देखा होगा। तो इसको मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने एक बात हमेशा याद रखनी है कि एसिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि जब हम एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने के बाद जितने ज़्यादा एसिड एच आयंस वाटर के अंदर डिसोसिएट करता है उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो यहाँ पर एसिड कैसा भी हो, लेकिन जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो हमेशा सोल्ट बनता है और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये आपने पहले ही स्टडी कर रखा है। ये हाइड्रोजन गैस के निकलते क्या है? बबल्स। हाइड्रोजन गैस के क्या निकलते हैं? बबल्स। प्रोडक्ट में बबल्स नजर आते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम एक एसिड का यूज़ करेंगे और वो एसिड होगा नाइट्रिक एसिड। इसको लिखते किससे? HNO3 से। नाम क्या इसका? इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है? जब ये नाइट्रिक एसिड मोस्टली मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कौन से? जो लेस रिएक्टिव हैं, लाइक जिंक और आयरन, ये सभी मेटल हो, या फिर आप एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं, चलेगा। लेकिन रिएक्टिव मेटल नहीं, लेस रिएक्टिव मेटल जो कि जिंक है, आयरन है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया था। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी रिएक्टिव थे। ये मॉडरेट रिएक्टिव थे, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थे। तो मेटल रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। तो निकलना क्या चाहिए था? बनना क्या चाहिए था? बनना तो चाहिए था सोल्ट। सोल्ट तो बनता है, बनना चाहिए था क्या? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होती। हाइड्रोजन गैस की जगह क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर। अब ये क्यों ऐसी रिएक्शन क्यों होती है अभी बताते हैं हम आपको। इसके साथ क्या निकल सकता है? नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? या तो निकलेगी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या इस N2O का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप लाफिंग गैस भी बोलते हैं। या रिलीज हो सकती है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक ऑक्साइड। और या रिलीज हो सकती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N से नाइट्रोजन, O2 है तो डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। इन तीनों गैसेस में से किसी भी गैस के रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं। वो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद पता चलता है। सुन ले एक बार दोबारा से। मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ना देकर क्या देते हैं? वाटर देते हैं। इसका एक रीज़न है, पहले मैं बता देता हूँ। क्या? जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता ही नहीं है क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें बताया गया, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? सुन लीजिए ध्यान से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी क्या करने की? ऑक्सीडाइज करने की। क्या डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ
सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। और सिंपल से अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता किसे बोलते हैं? ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन चिपका दे, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, दोबारा से सुन लें, ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन चिपका दे, मतलब उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइज का मतलब जो ऑक्सीजन चिपका दे किसी दूसरे को, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते किसे हैं? जो हमने फर्स्ट चैप्टर में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है तो वहाँ पर समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना डीपली मत जाइए आप। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन चिपका दे, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला तो नाइट्रिक एसिड ही हो गया, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को चिपकाने की पावर ज़्यादा है, किसी दूसरे को ऑक्सीजन चिपका सकता है ये। इसके अलावा और कौन से होते हैं? K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी के लिए आप सिर्फ HNO3 ही याद रखें, K2Cr2O7 की जब बात आएगी आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहाँ बात करेंगे, बस अभी के लिए यही याद रखो। तो अब रिएक्शन देखो, हमने रिएक्शन में क्या पढ़ना है? मेटल लेना है। मेटल मैंने क्या ले लिया? जिंक। जिंक को रिएक्ट कराया किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। मैंने तो ऊपर लिखा है जब भी कभी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? जिंक मेटल है, वो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब बनना क्या है? बनना तो सोल्ट बनना है और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड, किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? ये हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को क्या चिपका देता है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चिपकाता है तो क्या बन जाता है? H2O। अब रिएक्शन देखना, पहले तो सोल्ट बनाते हैं। सोल्ट किसका बनाएंगे? देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई एसिड होता है, एसिड का काम होता है अपने H आयन को रिलीज करना, छोड़ देना। H आयन को छोड़ देना, H आयन का साथ छोड़ देता है, H आयन रिलीज कर देता है वाटर में। तो जिंक और नाइट्रेट के बीच में सोल्ट बनेगा। कैसे बनेगा देख लो। जिंक की वैलेंसी होती है 2, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। 1 की मल्टीप्लाई करो जिंक को, 2 की मल्टीप्लाई करो NO3 से। फॉर्मूला देखो क्या बन गया? ZnNO3 होल ट्वाइस, ये बन गया फॉर्मूला। इसका नाम है Zn का जिंक, NO3 होल ट्वाइस को बोलते हैं नाइट्रेट। तो क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट। क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट, ये बन गया। इसके बाद सोल्ट बनने के बाद बननी क्या थी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन चिपका दिया। ऑक्सीजन चिपका दिया, क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। अगर H2O बन गया तो साथ में क्या गैस निकलेगी? मैंने बताया था, या तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O निकले, लाफिंग गैस, या तो NO निकले नाइट्रिक ऑक्साइड, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे पता चलता है? ये रिएक्शन को बैलेंस करके पता चलेगा। देखना अभी मैं कौन सी गैस रिलीज करता हूँ, अभी देखना। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन 2 है, तो मैंने यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन जो है ये एक ही है, तो मैं इसके आगे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। नाइट्रोजन मेरे पास हो गए 2। ऑक्सीजन कितने हैं देखो? नाइट्रोजन के बाहर देखो ना, N के ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन है 3, 3 के बाहर देखो 2, तो 3 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गए। और यहाँ पर 7 है, यहाँ कितने हैं? 6। मतलब अभी भी रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं हुई। मतलब मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करके एक इवन नंबर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 नाइट्रोजन हो गए। इसका मतलब यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन कितने हैं? 2 ही हैं, मतलब 2 नाइट्रोजन और आ रहे हैं। देखते हैं अभी, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है, तो मैंने यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लिख दिए। मुझे पता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई गैस निकलेगी, तो मैंने अभी 2 नाइट्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन देखो 4 3 12, और हाइड्रोजन देखो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन देखो अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहाँ कितने हैं? 4 3 12, मतलब कितने ऑक्सीजन बच गए? यहाँ 12 है, वहाँ कितने हैं? 6 और 2 8, 4 बच गए ना। तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा? O2, ताकि मेरे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ऐसे हो सके बैलेंस। तो मतलब कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
बच्चों एक बात मैं दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, या क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो आपने आंसर क्या देना है, आपका आंसर ये होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि नाइट्रिक एसिड की एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे को हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीजन चिपका सकता है। तो निकलना तो कौन सी गैस चाहिए थी, हाइड्रोजन गैस, लेकिन इस हाइड्रोजन गैस को अपनी ऑक्सीजन चिपकाई तो हाइड्रोजन गैस क्या बन गया, H2O, या तो N2O निकलेगा या NO या NO2। लेकिन इस रिएक्शन में बैलेंस करके देखा तो क्या निकल रहा है, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन को बैलेंस करके पता चला। आपको ये रिएक्शन लर्न नहीं करनी, अगर आपको रिएक्शन लर्न नहीं करना चाहते तो मत करें। सिर्फ इसका आंसर क्या है, क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये क्वेश्चन लिख भी ले, क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। आंसर सुनिए, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब किसको ऑक्सीजन चिपका देगा, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू H2O। दोबारा से सुन ले, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू H2O, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा और ये रिएक्शन रहेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, आप इसको कवर कर ले। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन निकलता है इस टॉपिक से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है हर बार का। तो क्या है वो टॉपिक, सुने ध्यान से। टॉपिक का नाम है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड। तो हमने पढ़ना किसके बारे में आज हमने पढ़ना है आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड। अब अगर आप वर्ड ये देखें, आयनिक, आयनिक का मतलब क्या होता है, आयनिक का मतलब तो होता है आयंस। और मैंने आपको पहले भी बताया, आयंस तो हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। मतलब कटायन क्या कैरी करता है, कटायन कैरी करता है, क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी बताता हूँ ये क्या है। अनायन क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। कटायन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अनायन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब बनाना आयनिक कंपाउंड है। अब अगर आपको याद हो, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था। मेटल्स की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। इसका मतलब मेटल्स सारे क्या हुए, कटायन। और जो नॉन मेटल्स थे उनके पास एबिलिटी होती थी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो वो सारे के सारे क्या हुए फिर, अनायन, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। इसका मतलब कटायन को आप बोल सकते हो, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कटायंस बनाते हैं। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। और जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, अनायन बनाते हैं। क्या, नॉन मेटल। अब मतलब कि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा, एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो इसकी डेफिनेशन तो यहीं से कवर हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हो, फॉर्म्ड बाय मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसकी दूसरी डेफिनेशन सुनो। आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो डेफिनेशन क्या हुई, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स है ना, तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय
लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करता है? मेटल। गेन कौन करता है? नॉन मेटल। तो फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मेटल और गेन कौन करता है? नॉन मेटल। उससे जो कंपाउंड बनता है उससे बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन है, मेटल और नॉन मेटल को मिला दो, बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। सुन लो ध्यान से, एग्जाम्पल सुन लो अब किसके? आयनिक कंपाउंड के। मेटल कौन है? सोडियम। नॉन मेटल कौन ले लिया मैंने? क्लोरीन। तो NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। मेटल ले लिया मैंने Mg। नॉन मेटल फिर से ले लिया क्लोरीन, और वैलेंसी अगर बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा? MgCl2। ये भी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। मेटल ले लो आप एल्यूमिनियम। नॉन मेटल ले लिया मैंने क्लोरीन, वैलेंसी जब बैलेंस करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। ये भी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। मेटल मैंने ले लिया सोडियम, नॉन मेटल ले लिया ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीजन की जब वैलेंसी को बैलेंस करोगे क्या बनेगा? Na2O। ये भी क्या है? सोडियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह Mg और O की जो वैलेंसी बैलेंस करोगे क्या बनेगा? MgO। ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड। कोई और मेटल ले लो आप, जिंक ले लो, जिंक के साथ कोई भी नॉन मेटल ले लो। नॉन मेटल क्या? क्लोरीन। और जब वैलेंसी बैलेंस करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnCl2। ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो मेटल और नॉन मेटल की पहचान होनी चाहिए आपको। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता नहीं है ना, तो आप इन आयनिक कंपाउंड्स की पहचान कर नहीं सकते। तो आपको मैंने मोस्टली मेटल्स लिखवा रखे हैं, जैसे मेटल पोटेशियम भी होता है और क्लोरीन। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। और कोई ले लो, मैंने मेटल ले लिया कौन सा? कैल्शियम। और नॉन मेटल ले लिया ऑक्सीजन। ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो इसको। मेटल ले लिया कैल्शियम और नॉन मेटल लिया क्लोरीन, वैलेंसी बैलेंस करोगे क्या आएगा? CaCl2। ये सारे आयनिक कंपाउंड है। अब ये बने कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ेंगे? हम जो इसमें से इंपॉर्टेंट है, NaCl, MgCl2, AlCl3, ये भी पढ़ सकते हो आप, Na2O, MgO। ये बने कैसे? इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? आयनिक कंपाउंड्स को डीपली पढ़ते हैं कि बने कैसे। तो टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? आयनिक कंपाउंड की। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कौन सा? NaCl। अब देखो, अब इसको बनाना है, मतलब Na, इसमें देखो Na क्या है पता है आपको? Na तो मेटल है, और Cl क्या है? Cl है नॉन मेटल। अब बनेगा कैसे ये आयनिक कंपाउंड? ये देखते हैं, ये देखना चाहिए। अच्छा, मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है? मेटल का जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम को मैंने अलग से लिख दिया, मुझे पता है एटॉमिक नंबर 11 है। अगर एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप शेल्स में अरेंज करेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सेकंड शेल में कितने आते हैं? 8। थर्ड शेल में कितने आते हैं? 1। मैंने आपको मेटल्स की वीडियो में भी बताया था। तो ये क्या करेगा यहाँ पर वैसे रूल क्या होता है? फर्स्ट शेल में 2 आने चाहिए, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में भी 8 और फोर्थ शेल में 2। लेकिन थर्ड शेल में आने तो 8 चाहिए थे, लेकिन आ कितने रहे हैं? एक ही आ रहा है। तो 7 ले तो नहीं सकता, लेने बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक लूज़ कर देगा। जब भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, ये लूज़ करेगा, मतलब अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहा है। जब अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहा है तो Na के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1। क्यों? एक नेगेटिविटी निकाल ली तो खुद के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E से, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? -1। दोबारा से सुन ले, यहाँ पर सोडियम के पास फर्स्ट शेल में 2 थे, सेकंड शेल में 8 थे, थर्ड शेल में 1 थे। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, प्लस में E लिख के मैंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एक नेगेटिविटी सोडियम से निकली तो जितनी नेगेटिविटी निकली, अगर -1 की नेगेटिविटी निकली उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लूज़ कर दिया। अब बात करते हैं क्लोरीन की। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 Cl। अब 17 है तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7।
तो मतलब थर्ड शेल में आते कितने हैं 8, इसको एक चाहिए, एक आसानी से ले सकता है, अगर एक लेगा तो नॉन मेटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या है नॉन मेटल। अब जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया था ना वही क्लोरीन गेन कर लेगा। ये देखो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या -1, ये अगर एक नेगेटिविटी इस क्लोरीन ने गेन करी तो क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिविटी गेन करी तो एक नेगेटिव चार्ज -1। फर्स्ट शेल में कितना 2, सेकंड शेल में कितने हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया यहाँ पर, तो थर्ड शेल में कितने हो गए 8। अब इसने लूज़ किया और इसने उसको गेन कर लिया, तो लूज़ और गेन से जो कंपाउंड बना उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, पहले मेटल ने लूज़ करा, नॉन मेटल ने गेन करा, अब थर्ड स्टेप क्या होगा सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखे सोडियम, उसके सामने लिखे क्लोरीन। अच्छा, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाई। ये रूल था लिविज डॉट स्ट्रक्चर बोलते ही नहीं, क्या बोलते हैं लिविज डॉट स्ट्रक्चर। अब लिविज ने क्या बोला कि किसी भी अगर एलिमेंट का सिंबल लिखना है लाइक मैग्नीशियम या सोडियम, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। कैसे, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो मैं कितनी डॉट लगा दूंगा 2। ऐसे ही सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कितनी डॉट लगा दूंगा 1। ऐसे ही क्लोरीन देख लो, क्लोरीन की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो कितनी डॉट लगाऊंगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इन्हें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अब देखना, सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक डॉट लगा दी, क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो मैंने कितनी डॉट लगाई 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हुआ क्या, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और क्लोरीन ने वो गेन कर लिया, तो दिखाना क्या आपने एरो कि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। जब क्लोरीन को दिया तो क्या बन गया, एक कंपाउंड जिसका नाम क्या था NaCl। अब Na पे चार्ज क्या है +1, Cl पे चार्ज क्या है -1, इसका मतलब Na पे चार्ज +1 है और क्लोरीन पे चार्ज क्या है -1। नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। कैसे बना, मेटल और नॉन मेटल से। कैसे, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और नॉन मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा और फॉर्मेशन पढ़ी आयनिक कंपाउंड की, जो कि था NaCl। आप एक बार ट्राई करना अगर आपसे MgCl2 का हो, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे किस पे चलता हूँ, AlCl3 पे, ठीक है। इसको रफ कर दे। अब अगर आपने AlCl3 की फॉर्मेशन पढ़नी है तो कैसे पढ़ते हैं, या फिर मैं MgCl2 की आपको करा देता हूँ और आप AlCl3 की ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में AlCl3 की भी बता देंगे आपको, ठीक है। अगर आपसे ना हुई तो Mg का एटॉमिक नंबर है 12, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 2। चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लेने बहुत मुश्किल है, ले नहीं सकता, तो 2 क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए तो अपने अंदर से 2 नेगेटिविटी निकाली तो खुद के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज। तो +2 चार्ज आएगा। देखिए कैसे, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले 2, अच्छा भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसको मैंने अभी के लिए 2 क्या निकाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया -1। अच्छा 1 पे -1 तो 2 पे कितना हुआ, -2 हुआ ना, मतलब -2 अपने अंदर से निकाल दिया तो खुद के ऊपर कितना आएगा +2। 2 नेगेटिविटी निकाल लिया तो खुद के ऊपर कितना चार्ज आ गया +2। जितनी नेगेटिविटी निकाल लेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो बचे कितने, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। ऐसे ही अगर बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन कितने क्लोरीन है, क्लोरीन तो 2 हैं, क्लोरीन कितने हैं 2, लेकिन अभी मैं एक क्लोरीन ले रहा हूँ। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन में चार्ज -1, एक नेगेटिविटी गेन करी तो क्लोरीन पे कितना नेगेटिव चार्ज आएगा -1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में कितना 8। अपने पास क्लोरीन कितने हैं, कितने क्लोरीन है 2। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 क्लोरीन है तो 2 बार लिख दो, ये रिएक्शन सेम, वो और इजी हो जाएगा। क्लोरीन को दोबारा से लिख दो, 2 8 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बना देगा, वही बन जाएगा। ऐसा क्यों किया,
क्योंकि 2 बार क्लोरीन लिखा हुआ था यहाँ पर, 2 टाइम्स था। अच्छा सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इसने गेन कर लिया, एक इसने गेन कर लिया, जो 2 लूज़ किए थे वही 2 गेन कर लिए। तो मेटल ने लूज़ किए, नॉन मेटल ने गेन किए, उससे ही तो बनता है आयनिक कंपाउंड। फिर ये करने के बाद, ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे दोबारा से? Mg। Mg के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितनी डॉट लगा दी? 2। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो 2 क्लोरीन, एक ऊपर लिख दिया और एक नीचे लिख दिया। कितने क्लोरीन थे? 2। अच्छा क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो 7 डॉट लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। एक इसको चाहिए, एक इसको चाहिए। मैग्नीशियम ने अपना एक तो इसको दे दिया और एक इसको दे दिया इस वाले क्लोरीन को। क्या बन गया? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। बच्चों ये फॉर्मेशन जो है आयनिक कंपाउंड की, ये 2 से 3 मार्क्स में ज़रूर पूछी जाती है और इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए हमने ये दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़ी। आप घर पे ये ट्राई करना और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी फॉर्मेशन बताऊंगा और आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।